चलिए फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट है, यह है रिलेटिव पोटेंशियल का पॉइंट, ठीक। किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या किसी एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होता है पोटेंशियल का डिफरेंस, क्योंकि जो करंट का फ्लो है वो पोटेंशियल की वजह से नहीं, पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है। तो रिलेटिव पोटेंशियल सिंपली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो असाइन कर सकते हैं, ठीक है। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना असाइन कर सकते हैं? तो असाइन पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू बी जीरो। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल आप कितना मान लीजिए? जीरो मान लीजिए, ठीक है। जीरो मानने के बाद अब एक पॉइंट का आपने जीरो मान लिया, तो फिर उसकी हेल्प से आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। तो करंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? करंट लिखने के लिए हमें किसी, जैसे ये कोई एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट लिखने के लिए आपको इसके आजू और बाजू यानी दोनों साइड का पोटेंशियल लिखना आना चाहिए, मतलब पोटेंशियल पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार के लिए इसके दोनों साइड का पोटेंशियल आपको पता चल गया तो फिर आप करंट लिख लेंगे, ठीक है। तो फायदा हमारा ये होगा, एक पॉइंट का जीरो लिख लेंगे, उस हिसाब से हम लोग रजिस्टर के आजू बाजू पोटेंशियल लिखने की कोशिश करेंगे और फिर करंट लिख लेंगे, ठीक है। देन राइट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, और फिर वो जो करंट होगा रजिस्टर से वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रजिस्टर आर के बराबर होगा। जो करंट होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर के बराबर होगा। सुनिएगा, मैं जो ये कहना चाह रहा हूं एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ऐसे किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपसे पूछ लिया जाए कि मुझे वायर बीडी से करंट बताइए, ऐसे ही आपसे किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस यदि करंट पूछ लिया जाता, तो अभी जब आपने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है, अभी जब आपने केसीएल केवीएल नहीं पढ़ा है, तो उसके बिना भी ऐसे सिंपल सर्किट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो यही रेफरेंस पोटेंशियल वाले मेथड से, कि आप किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए जीरो है, जहां का जीरो मानने का मन करे वहां का मान लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मैं एक काम करता हूं कि पॉइंट ए का पोटेंशियल मान लेता हूं 0 वोल्ट का। ए का पोटेंशियल कितना है? 0। अब ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है, इस बैटरी में यदि आप लोअर साइड से हायर साइड जाते हैं तो क्या होता है? लोअर साइड से हायर साइड जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है। तो बताइए कि इस पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो पॉइंट बी का पोटेंशियल हो जाएगा बढ़कर 10 वोल्ट का। कितना? 10 वोल्ट का, ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। अब ये यदि 10 वोल्ट पोटेंशियल है और ये वाली वायर बीडी कैसी है, तो आप बोलेंगे ये कंडक्टिंग वायर है। और ये यदि कंडक्टिंग वायर है तो कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप होता है क्या? नहीं, कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। तो इस पॉइंट डी का भी पोटेंशियल कितना होगा? 10 वोल्ट का होगा, ठीक है। तो अब जरा इस 2 ओम के रजिस्टर को देखिएगा। 2 ओम के आजू में पोटेंशियल है 10 वोल्ट, बाजू में पोटेंशियल है 0, यानी 10 ओम, सॉरी, ये जो 2 ओम का रजिस्टर है, इस 2 ओम के दोनों साइड के क्रॉस का वोल्टेज पता चल गया ना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो 10 वोल्ट है, फिर ये बैटरी में फिर से हम लोग लोअर साइड से हायर साइड यदि चले तो पॉइंट सी का वोल्टेज कितना लिख सकते हैं? तो 10 + 20 यानी कि पॉइंट सी का वोल्टेज हो जाएगा 30 वोल्ट। ओके, 2 ही रजिस्टर थे और इन दोनों रजिस्टर के आजू बाजू का पोटेंशियल हम लोगों ने लिख दिया है, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग ऐसा कहते हैं कि एक करंट फ्लो हो रहा होगा यहां से, इस करंट का नाम निकाल देते हैं I1, और ये I1 कितना होगा? तो I1 होगा 10 - 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी I1 होगा 5 एम्पियर। तो ये 5 एम्पियर करंट ऐसा फ्लो हुआ, कितना? 5 एम्पियर ऐसा फ्लो हुआ, ये 5 एम्पियर ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलिए, फिर इस 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस बात करते हैं। ये हायर साइड, ये लोअर साइड, यहां से फ्लो होने वाले करंट का नाम एक बार के लिए I2 लिख लेते हैं। तो ये I2 क्या होगा बताइए? तो I2 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी कि 30 - 10 डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस है 5, यानी कि ये 20/5
यानी कि ये है 4 एम्पियर। ठीक है, ये कितना है, तो ये है 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर करंट ऐसे गया, 5 एम्पियर करंट ऐसे आया, दोनों इस पॉइंट पर जुड़ गए तो इस वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 + 4 9 एम्पियर। 9 एम्पियर करंट इधर आया तो यहां फिर से 5 एम्पियर चला गया और यहां फिर से 4 एम्पियर चला गया। ये लीजिए इस नेटवर्क में, सॉरी इस सर्किट में हर एक रजिस्टर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया है, सिंपल। ठीक है, चलिए आइए एक और ऐसा सही सवाल बनाते हैं जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे रिलेटिव पोटेंशियल के मेथड पे। ठीक है, तो ये ऐसा सा हमारे पास कुछ नेटवर्क है और हर एक रजिस्टर के क्रॉस हमसे करंट पूछ रखा है। तो किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं 0, जैसे यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं 0। तो यदि यहां का पोटेंशियल आपने 0 मान लिया है तो यहां का भी 0, यहां का भी 0, यहां का भी 0, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर के क्रॉस कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो फिर ये लोअर साइड से हायर साइड चलने पर यहां पर एक बैटरी होने की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। तो यदि इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 10 वोल्ट, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 10 वोल्ट, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 10 वोल्ट। तो ये क्या है, ऊपर वाले हर पॉइंट पर पोटेंशियल हम लोगों ने कितना मान लिया है, 10 वोल्ट। ठीक है, चलिए अच्छा ये दिखाई दे रहा है कि ये यहां पर एक 1 ओम का रजिस्टर है, ये बैटरी का, यहां पर एक 2 ओम का रजिस्टर है, ये बैटरी का, यहां पर, चलिए इसको ऊपर ही ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पर एक 2 ओम का रजिस्टर है, ऐसा। तो यदि ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो इस बैटरी में आप हायर साइड से लोअर साइड आएंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना लिखेंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 - 30, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा -20 वोल्ट के बराबर का। ठीक है, अब ये जो 1 ओम वाला रजिस्टर है, क्या इस 1 ओम वाले रजिस्टर से करंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस करंट का नाम निकाल देते हैं I1। I1 की वैल्यू कितनी होगी, तो I1 होगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल है 0 माइनस लोअर पोटेंशियल है -20 डिवाइडेड बाय 1, तो ये करंट आ गया 20 एम्पियर के बराबर का। ऑलराइट, फिर से ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल 10 है, यहां फिर से आप हायर साइड से लोअर साइड पर जा रहे हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 - 40, 10 - 40 इज -30। तो अब इस 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस फ्लो होने वाले करंट का नाम मैं एक बार के लिए I2 निकाल देता हूं। तो I2 कितना होगा, I2 होगा ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी कि 0 माइनस टाइम्स ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आ चुका है 15 एम्पियर का। ठीक है, ओके। फिर से ये वाला 2 ओम रजिस्टर मैंने जानबूझकर ऊपर ड्रॉ कर दिया है, क्यों, क्योंकि इस 2 ओम रजिस्टर से करंट लिखने के लिए, अब आप ऐसा सोच लीजिए, मतलब करंट लिखने के लिए आपको रजिस्टर के दोनों साइड का वोल्टेज चाहिए होता है, रजिस्टर के दोनों साइड का वोल्टेज चाहिए होता है, ये ठीक है। तो रजिस्टर के एक साइड का वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। रजिस्टर के एक साइड का वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। ठीक, अब सुनिएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है ना, तो ये बैटरी जिसका वोल्टेज 50 वोल्ट है, इसको आप जंप करेंगे तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 50। इस पॉइंट का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 50। तो फिर से इस 2 ओम रजिस्टर के दोनों साइड का वोल्टेज पता चल गया, एक साइड है 50, दूसरी साइड है 10। तो यहां से फ्लो होने वाले करंट का नाम निकाल देते हैं I3, और इस I3 की वैल्यू कितनी होगी, तो I3 होगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी कि 50 - 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 40/2, 20 एम्पियर। तो इस रास्ते फ्लो होने वाला करंट है 20 एम्पियर, और इस रास्ते फ्लो होने वाला करंट I2 कितना था, 15 एम्पियर। तो 20 एम्पियर इधर से आया, 15 एम्पियर इधर से आया, यहां कितना करंट फ्लो हो रहा है, 35 एम्पियर। यहां इस रास्ते फ्लो होने वाला करंट I1 है जो कि कितना है, 20 एम्पियर का। तो ये 20 एम्पियर 35 और यहां से 20 कितना हो गया, 55 एम्पियर। तो ये 55 एम्पियर करंट ऐसा फ्लो हुआ, ऐसा फ्लो हुआ, ऐसा इधर चला गया, यहां से फिर आपका 20 निकल गया, यहां से फिर 15 निकल गया, यहां से फिर 20 चला गया। समझ गए? तो समरी ये था कि आप किसी एक पॉइंट का वोल्टेज 0 मान लीजिए, यहां का 0 मान लिया तो यहां का 10 हो गया, यहां 10 हो गया तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये 0 है तो ये भी 0 0 0। ठीक है, हमें क्या करना था, हमें बस रजिस्टर के दोनों साइड का वोल्टेज लिखना था,
क्योंकि रजिस्टर के दोनों साइड का वोल्टेज पता चल जाएगा, तो करंट I इज इक्वल टू वो वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस लिख देंगे। तो यहां पर जैसे मैंने 10 लिखा था, ये बैटरी में हायर साइड से लोअर साइड आए तो इस पॉइंट का वोल्टेज -20 होगा, क्योंकि 10 - 30 इज -20। तो इसमें रेजिस्टेंस इसमें करंट I1 विच इज इक्वल टू 20/1। सिमिलरली यहां पे 10 था, ये बैटरी में हायर साइड से लोअर साइड, यानी कि 10 - 40 दैट इज इक्वल टू -30, तो यहाँ का करंट I2 लिख दिया। फिर इसी तरीके से इसमें मैंने जानबूझकर रजिस्टर ऊपर ड्रॉ कर दिया, फिर ये बोला कि 0 से बैटरी के क्रॉस जंप कर जाइए, तो इस पॉइंट का वोल्टेज 50 हो जाएगा, 50। तो ये 50 है, वो 10 है, तो इस रास्ते का करंट I3 था विच इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस यानी 50 - 10 दैट इज 30, सॉरी 50 - 10 यानी कि 40 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2। ठीक है, हाँ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ते हैं हम लोग आगे, और इसके बाद बात करने जा रहे हैं अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके बारे में आपने पहले भी सुन रखा है, क्लास 10th में तो पढ़ाई है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहने का क्या मतलब होता है, तो सुनिएगा एक बार फिर से। जैसे ये है हमारे पास कोई एक नेटवर्क, ये कोई एक नेटवर्क, मतलब कि यहां पर ढेर सारे रजिस्टर्स हैं, सीरीज में, पैरेलल में, किसी न किसी तरीके से ढेर सारे रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इस पूरे नेटवर्क को हमें रिप्लेस करना होता है एक सिंगल रजिस्टर से, और इसी इकलौते सिंगल रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा, उसी रेजिस्टेंस को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नाम देंगे। सिंपल। तो क्या कर सकता है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आंसर इज कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अकेले अकेले वो सारे काम कर सकता है जो ये पूरा नेटवर्क मिलकर कर रहा था। मेरे कहने का मतलब है कि इस नेटवर्क को यदि आपने किसी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, तो ये पूरा नेटवर्क मिलकर बैटरी से कुछ करंट खींचता था I एम्पियर के बराबर का। तो इक्विवेलेंट वो रजिस्टर होगा जो सेम V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किए जाने पर सेम करंट खींच लेगा जो ये पूरा नेटवर्क मिलकर खींच रहा था। आ गई बात समझ? यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई I। ठीक है, ओके। अब रेजिस्टर के अक्रॉस जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, हीट डेसिपिएट होगा। तो इस पूरे नेटवर्क में जितना हीट डेसिपिएट होगा, पूरे नेटवर्क में जितना हीट का डेसिपिएशन होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अकेले उतनी हीट डेसिपिएट कर देगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहने का मतलब है कि इट इज that single resistor which draws same current and generates same heat as whole network, as whole network। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब कि जो रजिस्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल एंड टू एंड कनेक्टेड होने चाहिए। एंड टू एंड कनेक्टेड होने चाहिए, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ये एक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस है R1, ये एक दूसरा रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, तीसरे रजिस्टर को जैसे मैं ऐसा कनेक्ट कर दूं, ये R3, क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन है? नहीं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन तब होता जब ये तीसरा रजिस्टर ऐसे एंड टू एंड, यानी कि एक जहां खत्म होता है वहीं से दूसरा शुरू होता है, दूसरा जहां खत्म वहां से तीसरा शुरू। 3 से ज्यादा रजिस्टर होते हैं तो तीसरा जहां खत्म वहीं से चौथा शुरू। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि लेट से इन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस एक V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, हमें यह करना है कि इन तीनों रजिस्टर को हटा देना है, भूल जाना है, और भूलकर एक इकलौता सिंगल रजिस्टर लेकर आना है। उस इकलौते सिंगल रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उसका नाम R इक्विवेलेंट है। इन तीनों ने मिलाकर इस V वोल्ट की बैटरी से कुछ करंट खींचा था I, तो ये अकेले इस V वोल्ट की बैटरी से सेम करंट खींचता है जिसका नाम है I एम्पियर का। ठीक है, अब करंट किसी रजिस्टर के अक्रॉस कैसे फ्लो होता है, तो हायर साइड से लोअर साइड, यानी ये रजिस्टर R1 की हायर है, ये लोअर साइड है। लेट से कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है V1 वोल्ट का।
ये R2 की ये है हायर, ये है लोअर, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है V2 वोल्ट का, ये है इसकी हायर, ये है लोअर, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है V3 वोल्ट का। ठीक, तीनों के तीनों रेजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट कैसा है? सेम है, सेम। तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से भी कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? सेम, वही I एम्पियर का। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट थ्रू ईच रजिस्टर मस्ट बी सेम? करंट कैसा होना चाहिए? तो करंट तो सेम होना ही चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस की कोई गारंटी नहीं है। जैसे अभी के लिए तो क्या है कि तीनों रजिस्टर अलग अलग हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग है। यदि तीनों आइडेंटिकल होते तो करंट सेम, रेजिस्टेंस सेम, तो वोल्टेज भी सेम होता। लेकिन करंट तो सेम होना ही चाहिए, वोल्टेज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक चलिए, तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे कि ऐसा कर लो कि ये जो पहले के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, प्लस दूसरे के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2, प्लस तीसरे के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V3, इन तीनों का समेशन किसके बराबर होगा? बैटरी के वोल्टेज के बराबर, है ना? तो दिस इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया? दिस इज इक्वल टू V लिख दिया। V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I R2, V3 इज इक्वल टू I R3, दिस इज इक्वल टू V। तो यहां से हमारे पास ये R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू V बाई I आ गया, और इसी चीज का क्या नाम है? R इक्विवेलेंट नाम है। ऑल राइट, ठीक है भाई, ये तो पहले से पता ही होगा, टाइम पास क्या ही करना। नेक्स्ट इज, यदि आपसे कोई पूछ ले कि वोल्टेजेस का रेशियो बता दो, V1 रेशियो V2 रेशियो V3 बता दो, तो करंट सेम है, हेंस वोल्टेजेस का रेशियो इज सेम एज R1 रेशियो R2 रेशियो R3 के बराबर होगा। ठीक है, कोई पूछ ले तीनों रजिस्टर के अक्रॉस जनरेटेड हीट का रेशियो बता दो, तो H1 रेशियो H2 रेशियो H3 इज I स्क्वायर R1T रेशियो I स्क्वायर R2T रेशियो I स्क्वायर R3T, या सेम टाइम में ही जनरेटेड हीट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3, या यही हमारे पावर का भी रेशियो होगा, P1 रेशियो P2 रेशियो P3, मतलब हीट जनरेटेड का रेशियो सेम टाइम में लिख रहा हूं, सेम टाइम में, सेम टाइम में। ठीक है, ऑलराइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? ठीक है, ये जो इंडिविजुअल वोल्टेज जैसे मैंने V1 लिखा हुआ है, तो V1 कितना है? V1 इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R1 है, और I किसके बराबर है? मतलब दिस इज I टाइम्स ऑफ R1 है, और I है V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R1। सिमिलरली V2 किसके बराबर है? तो V2 इज I टाइम्स ऑफ R2, यानी कि V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R2, और V3 इज V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R3 के बराबर। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो सेम टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्टेड होते हैं। सेम टर्मिनल से मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R1, ये एक दूसरा रजिस्टर है, इस दूसरे रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R2, और ये एक तीसरा रजिस्टर है, इस तीसरे रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R3। ठीक है, ये तीनों के तीनों रजिस्टर सेम टर्मिनल्स, यानी कि ये एक टर्मिनल है, ये एक दूसरा टर्मिनल है, इन दो टर्मिनल के अबाउट कनेक्टेड है। ठीक है, हमें फिर से वही करना है क्या कि इन तीनों रजिस्टर को हटाकर, इन तीनों रजिस्टर को भूलकर एक इकलौता सिंगल रजिस्टर लेकर आना है, और उस इकलौते सिंगल रजिस्टर की जो औकात है वो इन तीनों के बराबर की है। मतलब तीनों मिलाकर बैटरी से जितना करंट खींचेंगे ये वो अकेले खींच लेगा, तीनों मिलाकर जितनी हीट एनर्जी डिसिपिएट करेंगे उतना ये अकेले का कर देगा। तो लेट से कि ये तीनों किसी V वोल्ट की बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है, और तीनों ने मिलाकर बैटरी से करंट खींचा है I एम्पियर का, तो ये इक्विवेलेंट रजिस्टर भी बैटरी से सेम I एम्पियर का करंट खींच लेगा, प्रोवाइडेड सेम ही बैटरी आपने लगाई है। ओके, तो जैसे ही ये करंट यहां जंक्शन पे पहुंचा, तो अब करंट को दिखाई दे रहा है तीन अलग अलग रास्ते। तो ऊपर वाले रास्ते करंट चला गया I2,
बीच वाले रास्ते ऊपर वाले रास्ते करंट चला गया I1, बीच वाले रास्ते करंट चला गया I2 और नीचे वाले रास्ते करंट चला गया I3। तो इस इक्विवेलेंट के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा? टोटल करंट दैट इज इक्वल टू I एम्पियर का। ठीक है सुनिए, तो ये बैटरी की लोअर साइड का वोल्टेज यदि मैं एक बार के लिए 0 मान लूं तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना लिखूंगा? 0। ओके, और ये बैटरी की हायर साइड का वोल्टेज V, तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना लिखूंगा? V। तो ये तीनों रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा? V माइनस जीरो या V माइनस जीरो, यानी कि सेम। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कहने का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर must be same, must be same। करंट सेम हो भी सकता है, नहीं भी, जैसे अभी के लिए नहीं है सेम। यदि आइडेंटिकल रजिस्टर होते तो करंट भी सेम होता है ना। चलिए, तो क्या कह सकते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए? तो आप बोलेंगे कि ये जो करंट आई है ये जरूर से I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर रहा होगा। ठीक है, सही बात है। I1 कितना लिख सकते हैं? तो I1 लिख सकते हैं V अपॉन R1, I2 लिख सकते हैं V अपॉन R2 और I3 लिख सकते हैं V अपॉन R3 के बराबर। तो यहां से इस I बाई V को क्या लिखेंगे? तो I बाई V को हम लोग 1 बाई R इक्विवेलेंट लिख दें, क्योंकि V बाई I था R इक्विवेलेंट, तो I बाई V क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये है हमारे काम का रिजल्ट। ये क्या है? हमारे काम का रिजल्ट। ये ठीक है। या इस रिजल्ट को देख करके आप ये बोल सकते हैं कि जो कंडक्टेंस इक्विवेलेंट होगा सर्किट का दैट इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3 के बराबर होगा, क्योंकि 1 बाय R क्या था? G, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो अब इसके बाद सबसे पहली बात वोल्टेज तो सबके अक्रॉस सेम है। यदि यहां से आपको करंट का रेशियो लिखना हो, यानी कि I1 रेशियो I2 रेशियो I3, तो ये क्या लिखेंगे? ये आप लिख लेंगे 1 बाई R1 रेशियो 1 बाई R2 रेशियो 1 बाई R3, यानी कि करंट इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाता है। I1 बाई I2 क्या होगा? I1 बाई I2 R2 बाई R1 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। या इसी को आप ऐसा लिख लीजिए कि दिस इज इक्वल टू G1 रेशियो G2 रेशियो G3, ये भी चलेगा। ठीक है, वोल्टेज तो सेम है ही, तो हीट या पावर का जो रेशियो होगा, हीट अगेन यदि मैं हीट का रेशियो निकाल रहा हूं तो सेम टाइम के अंदर तीनों रेजिस्टर के क्रॉस जनरेटेड हीट का रेशियो निकालने जा रहा हूं, विच विल बी सेम एज पावर। ठीक है, तो ये क्या होगा? पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई R, ये लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये फिर से किसके बराबर होगा? 1 बाई R1 रेशियो 1 बाई R2 रेशियो 1 बाई R3 के बराबर। ठीक है, दिस इज सेम एज, मतलब ये तो G1 रेशियो G2 रेशियो G3 सेम लिख ही सकते हैं। दिस इज सेम एज हीट और पावर P1 रेशियो P2 रेशियो P3। ठीक है, चलिए इसमें मैं थोड़ी सी बात दो रजिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में अलग से कर लेता हूं। ठीक है, अच्छा इसमें एक दो रजिस्टर छोड़िए, पहले ये लिख लीजिएगा कि फॉर एन आइडेंटिकल रजिस्टर, यदि n नंबर ऑफ रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड होते तो आप क्या बोलते कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R n टाइम्स, बोलते ना। यानी कि 1 बाई R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता? तो n बाई R के। तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? R बाई n के। ये याद रखिएगा, ये वाली बात मैं किसके लिए कर रहा हूं? तो ये वाली बात मैं फॉर n आइडेंटिकल रजिस्टर कर रहा हूं।
चलिए, मैं क्या कह रहा था कि दो रजिस्टर के लिए मैं थोड़ी सी बात अलग से कर लेता हूं कि जैसे ऐसा है, ये है एक रजिस्टर जिसका नाम है R1 और ये है एक दूसरा रजिस्टर, इसका नाम है R2। ठीक है, यहां से फ्लो होने वाला करंट है I, ऊपर वाले रास्ते फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू I1, नीचे वाले रास्ते फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू I2। ठीक है, सबसे पहली बात कि 1/R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लिख सकते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सिंपल, ये होगा ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आगे, ये दोनों रेजिस्टर चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इसीलिए आप ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा I1 R1 सेम एज I2 R2 के बराबर होगा ना। और ये जो I1 प्लस I2 है दिस इज इक्वल टू I के बराबर होगा। ठीक, तो यहां से मैं ऐसा लिख लूं कि I2 इज I1 R1 डिवाइडेड बाई R2, और इस I2 की वैल्यू को उठाकर यहां से यहां डाल देते हैं, तो यहां से I1 प्लस I1 R1 बाई R2 दिस इज इक्वल टू I1 यहां से कॉमन ले लेंगे तो दिस इज R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2 दिस इज इक्वल टू I। तो ये लीजिए कि I1 कितना आ गया, तो I1 आ गया हमारे पास R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट I। और सिमिलरली जो I2 होगा वो कितना होगा, तो I2 इज R1 बाई R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट I। इस चीज को हम लोग कहते हैं करंट डिवीजन फॉर्मूला। दिस इज करंट डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके ऊपर बनाते हैं हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर कुछ छोटे मोटे सवाल। ठीक है, बताइए भाई कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के क्रॉस कितना होगा। तो ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहली चीज जो हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि ये 3 और 6 कैसे कनेक्टेड है। 3 और 6 कनेक्टेड है पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेट से R डैश है, वो कितना होगा, वो होगा 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 9, यानी कि ये कितना हो गया 18 बाई 9 यानी कि 2 ओम का। तो इन दोनों को हटाकर एक 2 ओम का रेजिस्टर लगाएंगे, वो 2 ओम का रेजिस्टर इस 4 ओम के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ये 4 ओम का रेजिस्टर इसके साथ हम लोग ये 2 ओम का रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 ओम। और इस 6 ओम के साथ ये जो 3 ओम का रेजिस्टर है वो फिर से कैसे आ जाएगा पैरेलल में, तो फिर से ये 6 और 3 एक दूसरे के साथ पैरेलल में, तो उन दोनों का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फिर से 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 यानी कि 2 ओम होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस पूरे नेटवर्क को हटाकर आप एक रेजिस्टर लगा सकते हैं, वो कितने ओम का होगा 2 ओम का। तो जो फाइनल जो आप सर्किट ड्रॉ करेंगे वो ऐसा होगा कि ये है 4 ओम का रेजिस्टर और इस पूरे नेटवर्क को हटाकर आपने एक 2 ओम का रेजिस्टर लगाया और नीचे ये 3 ओम का रेजिस्टर ऐसा कनेक्टेड, ये ठीक है। तो फिर से कितना हो गया 4 और 2 6 और 6 और 3 आपस में फिर से पैरेलल में, तो 6 और 3 पैरेलल में यदि हैं तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम के बराबर का होगा। ठीक है, चलिए ए बी के अबाउट बताना है हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये तीनों रेजिस्टर आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। दिखाई तो सीरीज में दे रहे हैं पर जो दिखता है वो होता कहां है, तो ये पॉइंट यदि ए है, ये पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट ए, तो ये जो वायर है ये ऊपर वाली वायर ये कंडक्टिंग वायर है, और कंडक्टिंग वायर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि इस वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है। रेजिस्टेंस 0 होने की वजह से इस वायर के अक्रॉस जब करंट फ्लो होगा तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। V इज इक्वल टू IR, R0 तो V भी 0। इसका मतलब है यदि ये पॉइंट का नाम आपने A लिखा है तो इस पॉइंट को भी आप A नाम दे सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इस पॉइंट का होगा।
क्योंकि कोई वोल्टेज लॉस तो हुआ ही नहीं। सिमिलरली ये पॉइंट बी है तो फिर ये वाला पॉइंट भी तो बी है, और उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से फिर ये वाला पॉइंट भी तो बी होगा, क्योंकि इस वायर के अक्रॉस भी जब करंट फ्लो होगा तो यहां पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप ये बोल सकते हैं कि ये तीनों के तीनों रजिस्टर पॉइंट ए और बी के अबाउट कनेक्टेड है। मतलब ये 3 ओम कहाँ कनेक्टेड है, तो आप बोलेंगे ये 3 ओम पॉइंट ए और बी के अबाउट कनेक्टेड है ऐसा। ये 6 ओम कहाँ कनेक्टेड है, तो ये 6 ओम भी ए और बी के अबाउट कनेक्टेड है। ये 2 ओम कहाँ कनेक्टेड है, तो ये 2 ओम भी ए और बी के अबाउट ही कनेक्टेड है। तो पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ऐसे या तो आप सॉल्व कर लीजिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, ठीक है। यानी तो किसी दो को एक बार में सॉल्व कर लीजिए उस फॉर्मूले से, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो ये 6 इंटू 3 18 बाई 6 प्लस 3 9। यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये ऊपर इन दोनों का रिजल्टेंट है 2 ओम और फिर ये नीचे इन ये वाला 2 ओम। तो ये 2 और 2 दो आइडेंटिकल रेजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/N, यानी कि 2/2 यानी कि 1 ओम। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहां से भी आपके पास R इक्विवेलेंट 1 ओम ही आएगा। चलिए, तो नेक्स्ट ये वैसे तो पावर के ऊपर का ही सवाल है, पर इसको मैंने इधर के लिए बचा के रखा था सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट के लिए। क्या है कि 3 बल्ब हैं जिसकी रेटिंग दे रखी है। इस रेटिंग का मतलब समझते हैं। रेटिंग का मतलब यह है कि यदि बल्ब के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आप 100 वोल्ट का वोल्टेज लगाएंगे तभी बल्ब 25 वॉट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, यानी 25 जूल पर सेकंड की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपने वोल्टेज 100 से कम किया, वोल्टेज 100 से कम किया तो पावर भी 25 से कम हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपने वोल्टेज 100 से बढ़ा दिया तो क्या होगा, तो पावर 25 से बढ़ जाएगा, नहीं, पावर 25 से नहीं बढ़ेगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगी। पावर रेटिंग का यह मतलब है कि बल्ब फ्यूज हो जाएगी, बल्ब खराब हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट। सिमिलरली जो दूसरा वाला बल्ब है 100 वॉट 500 ये 50 वॉट 100 वोल्ट 50 वॉट, इसका भी मतलब क्या है कि 100 वोल्ट से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर 50 वॉट से छोटा पावर कंजम्पशन होगा। 100 वोल्ट से ज्यादा बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगा दिया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, एंड सो ऑन। चलिए, इसको हम लोग एक बार के लिए इस तरीके से ऐसे सर्किट में रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये है बल्ब B1, ये है बल्ब B2 और ये रहा बल्ब B3, और तीनों के अक्रॉस जो आपने वोल्टेज लगाया है वो 100 है। 100 क्या है, टोटल वोल्टेज है, टोटल बैटरी का वोल्टेज है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई सा भी बल्ब अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ग्लो नहीं कर रहा होगा, यानी मैक्सिमम पावर कंजम्पशन जो रेटेड पावर है वो रेटेड पावर बल्ब कंज्यूम नहीं कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये रेटेड पावर ये तो अकेले 100 वोल्ट मांग रहा था, तब ये 25 वॉट के पावर से ग्लो करता। आपने तीनों के अक्रॉस मिलाकर 100 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप लगाया है। अरे ये बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि जब करंट फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस एक्चुअल वोल्टेज कंजम्पशन लेट से कुछ V1 वोल्ट है, इसके अक्रॉस जो एक्चुअल वोल्टेज कंजम्पशन है वो V2 वोल्ट है, और इसके अक्रॉस जो एक्चुअल वोल्टेज कंजम्पशन है वो मान लेते हैं कि V3 वोल्ट। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये जो रेटेड पावर होता है इस रेटेड पावर से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। पावर का फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P, यानी कि 100 इंटू 100 बाई 25। तो ये 400 ओम आ गया पहले के अक्रॉस रेजिस्टेंस। दूसरे के अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू फिर से V स्क्वायर बाई P, यानी कि 100 इंटू 100 बाई 50। तो दूसरे के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो है 200 ओम, और तीसरा जो रेजिस्टर है R3 वो है V स्क्वायर बाई P, यानी कि 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, तो ये है 100 ओम। तो सबसे पहली बात वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि तीनों बल्ब एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 700 ओम, ठीक है।
ऑलराइट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया तो नेक्स्ट करंट कितना हो गया, तो करंट आई इज इक्वल टू बैटरी का ईएमएफ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बैटरी का ईएमएफ कितना, बैटरी का ईएमएफ है 100 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 700, तो करंट आ गया 1/7 एम्पियर। ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच बल्ब, तो पहले बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है V1 विच इज इक्वल टू करंट I इंटू R1। करंट I कितना है, करंट I है 1/7 और इसका रेजिस्टेंस कितना है 400, तो दिस इज 400/7 वोल्ट होगा ना। सिमिलरली दूसरे के अक्रॉस वोल्टेज V2 इज I टाइम्स ऑफ R2, तो करंट है 1/7 और इसका रेजिस्टेंस है 200, तो दिस इज 200/7 वोल्ट। और सिमिलरली तीसरे के अक्रॉस वोल्टेज इज I इंटू R3, तो वो हो जाएगा 100/7 वोल्ट। ठीक है, चलिए वोल्टेज आ गया, तो नेक्स्ट फिर आप एक्चुअल पावर कंजम्पशन हर बल्ब के अक्रॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, हर बल्ब के अक्रॉस जो एक्चुअल पावर कंजम्पशन होगा वो कितना कितना होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा इरेज कर दूं इधर। तो पहला वाला जो बल्ब था B1 उसके अक्रॉस एक्चुअल पावर कंज्यूम पावर, कोई सा भी फॉर्मूला लगा लीजिए, आपका मन करे I²R लगा लीजिए, आपका मन करे V²R लगा लीजिए। वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता है, तो हम लोग एक बार के लिए पावर P1 इज V1 इंटू करंट I निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज लिख ही रखा है, करंट सब में सेम है, तो पहले के अक्रॉस एक्चुअल पावर कंजम्पशन कितना हो गया 400/7 इंटू 100 इंटू 1/7 यानी कि 400/49 वॉट। ठीक है, दूसरे के अक्रॉस जो पावर कंज्यूम्ड है वो V2 इंटू आई यानी कि दिस इज 200/49। ठीक है, और तीसरे के अक्रॉस जो एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड है वो कितना हो जाएगा सिमिलरली 100/49 वॉट के बराबर। ठीक है, तो कुछ दिखाई दिया। सबसे छोटी पावर रेटिंग किसकी थी, सबसे छोटी पावर रेटिंग इसकी थी, और एक्चुअल पावर कंजम्पशन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, एक्चुअली सबसे ज्यादा पावर भी तो यही कंज्यूम कर रहा है। ओके, तो इस रिजल्ट को ध्यान में रख सकते हैं कि जब इस तरीके से 2 बल्ब 3 बल्ब एक दूसरे के साथ सीरीज में लगा देंगे तो जिसकी पावर रेटिंग सबसे छोटी होगी उसके पास रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, जिसकी पावर रेटिंग सबसे छोटी होगी उसका रेजिस्टेंस सबसे बड़ा होगा, और रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा बड़ा होने की वजह से एक्चुअल वोल्टेज का कंजम्पशन भी उसी के क्रॉस सबसे ज्यादा होगा और एक्चुअल पावर का कंजम्पशन भी उसी के पास सबसे ज्यादा होगा। आ रही बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से यदि मैं ऐसा एक छोटा सा सवाल और पूछ लूं इसी पर बेस्ड कि जैसे ये 2 बल्ब हैं, ये बल्ब है B1, ये बल्ब है B2। लेट से B1 इज रेटेड एज 100 वोल्ट 50 वॉट और B2 इज रेटेड एज 100 वोल्ट 100 वॉट। और हम लोगों ने क्या किया, तो बैटरी लगा दिया 200 वोल्ट का, बैटरी लगा दिया 200 वोल्ट का, 200 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल तो होगा नहीं, 100 नहीं होगा क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं है। किसी के अक्रॉस वोल्टेज 100 से ज्यादा बड़ा होगा, किसी के अक्रॉस वोल्टेज 100 से कम होगा। ठीक, तो यदि मैं सीधा पूछूं कि बताओ कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, तो बिना पेन चलाए बताइए कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। B1 निपट जाएगा। B1 क्यों निपट जाएगा, क्योंकि B1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है, B1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि उसकी पावर रेटिंग एक्चुअली कम है, मतलब उसका रेजिस्टेंस बड़ा है, तो उसके अक्रॉस जो एक्चुअल वोल्टेज कंज्यूम होगा, लेट्स से दिस वोल्टेज इज V1, दिस वोल्टेज इज V2, तो ये V1 प्लस V2 होना था 200 और जो V1 होगा वो ऑब्वियसली 100 से ज्यादा बड़ा होगा, 100 से ज्यादा बड़ा तो B1 फ्यूज हो जाएगा। समझ गए। ठीक है, अच्छा यदि पैरेलल में लगाया होता, तो पैरेलल में लगाया होता तो कोई फ्यूज नहीं होता, दोनों चलते, क्योंकि पैरेलल में तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज 100 ही होता। अरे सॉरी उल्टा बोल गया, माय बैड माय बैड, लेट मी रिकरेक्ट माय स्टेटमेंट कि दोनों को यदि आपने पैरेलल में लगाया होता तो क्या होता, दोनों के दोनों निपट जाते,
दोनों के दोनों फ्यूज हो जाते, क्योंकि जब आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इस बल्ब को, मुझे लगा पावर रेटिंग मैंने 200 दिया था, सॉरी माय बैड, फिर से सुनिएगा कि ये 200 वोल्ट है, तो यहां का वोल्टेज 0, यहां का वोल्टेज 0, यहां का वोल्टेज 200 और यहां का भी वोल्टेज 200, तो दोनों के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज कितना हो गया 200, और रेटेड वोल्टेज कितना है 100। रेटेड वोल्टेज से ज्यादा बड़ा वोल्टेज लगाने पर बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ? ठीक, चलिए तो एक और छोटा सा सवाल है, ठीक है, सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्या करना है, तो एक 120 वोल्ट की बैटरी है और यहां से करंट बताना है, यहां से, तो यहां से भी करंट बता देंगे। उसके पहले एक बार के लिए बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको निकाल लेते हैं, बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि ये 2 और 1 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, तो हाँ, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 3। ये 3 इस 6 ओम के साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल, तो 3 और 6 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, लेट से वो R डैश 6 इंटू 3/9, वो है 2 ओम के बराबर का। मतलब कि इस पूरी चीज को उड़ाकर एक 2 ओम का रेजिस्टर लगा सकते हैं। ठीक है, इस पूरी चीज को उड़ाकर क्या कर सकते हैं, एक 2 ओम का रेजिस्टर लगा सकते हैं। वो 2 ओम का रेजिस्टर इस 4 ओम के रेजिस्टर के साथ कैसे कनेक्टेड होगा, भाई इस पूरी चीज को उड़ा दीजिए, इस पूरी चीज को उड़ा दीजिए, यहां से ऐसा 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 ऐसा, और क्या लगा दीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए एक 2 ओम के रेजिस्टर से, तो वो 2 ओम का रेजिस्टर इस 4 ओम के साथ कैसे कनेक्टेड होगा, सीरीज में, एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो 2 और 4 कितना हो गया 6। तो ये नेटवर्क आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि ये 4 ओम, ये 3 ओम, ये फिर से 4 ओम, और ये पूरा नेटवर्क 6 ओम। ये है 120 वोल्ट की बैटरी। ऑलराइट, यहां तक वाली बात सही है। नेक्स्ट इज कि ये 6 और 3 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल, कितना हो गया, बार बार करने की जरूरत नहीं है, 2 4 और 4 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज। तो इस पूरे नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 4 + 2 + 4 10 ओम के बराबर है। ओके, तो देयरफॉर बैटरी से निकलने वाला करंट, कौन सा करंट, बैटरी का करंट, इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये आ रहा है 120/10 यानी कि 12 एम्पियर के बराबर। ठीक है, तो ये 12 एम्पियर करंट कहां से चला, तो आप बोलेंगे 12 एम्पियर करंट यहां से चला। ठीक है, अब जैसे ये 12 एम्पियर करंट यहां पहुंचा तो करंट डिवाइड हो गया, एक करंट आ गया इधर I1 और बाकी का दूसरा करंट मैं बोल देता हूं I2 जो इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। मतलब I2 कहां गया है, सुनिएगा ध्यान से, I1 तो ये 3 ओम वाला ले रहा हूं, और I2 जो इधर गया है, इधर यानी कि I2 जो इधर गया है, इधर किसके क्रॉस, 6 ओम के क्रॉस। ठीक, तो क्या अब हम लोग I1 I2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी कि कितना होगा I1 बताइए, तो आप बोलेंगे कि ये जो I1 है, I1 इज 6/6 + 3 इंटू टोटल करंट 12 एम्पियर, यानी कि दिस इज 6/9 इंटू 12 एम्पियर। ठीक है, ये आ रहा है 8 एम्पियर, यानी I1 कितना है, I1 है 8 एम्पियर का। I1 से मेरे कहने का मतलब है वो करंट जो 3 ओम से गुजरा है। ठीक है, देयरफॉर ये जो बाकी का बचा हुआ नेटवर्क है, ये नेटवर्क इसमें कितना करंट गया होगा, तो टोटल करंट था 12 में से 8 इधर चला गया, यानी कि 4 एम्पियर करंट इधर होगा। तो इतना सॉल्व करने के बाद यदि आपके पास ऑप्शन में 4 एम्पियर से छोटा कुछ दिखाई दे रहा है तो टिक कर दीजिए, है ना, क्योंकि आपसे तो पूछा गया यहां से करंट बताओ, तो वो तो 4 से छोटा ही होगा, 4 से छोटा ही होगा ना। ठीक है, चलिए अब फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो 6 ओम था, ये जो 6 ओम रजिस्टर था, क्या मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं, मतलब इस चीज को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस चीज को, कि ये ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये ऊपर है 2 ओम, इस 2 ओम के साथ ये 1 ओम,
और ये नीचे है ऐसे 6 ओम, और फिर इसके बाद ये वाला 4 ओम। ये बताइए, इस पूरी चीज को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? ठीक है, तो ये जो 4 एम्पियर का करंट है वो कहां दिखाएंगे? वो यहां दिखाएंगे, यहां 4 एम्पियर का करंट। ओके, ये बात समझ आ रही है? हमें क्या चाहिए था? हमें इस 2 ओम से फ्लो होने वाला करंट चाहिए था। तो लेट से फिर से 2 ओम से फ्लो होने वाला करंट है आई डैश, और 6 ओम से फ्लो होने वाला करंट है आई डबल डैश। अब चलिएगा जरा ये आई डैश बताइएगा, तो आई डैश क्या होगा? आई डैश होगा 6 अपॉन समेशन ऑफ दीज टू विच इज 9 इनटू टोटल करंट 4। ठीक है, ये कितना हो गया? तो ये हो गया 3 से 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, तो दिस इज 8/3 एम्पियर। कितना आ गया ये? 8/3 एम्पियर। यानी कि इस 2 ओम से कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो वो 8/3 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, यदि इस 4 ओम से पूछा गया होता, इस 4 ओम से, इस 4 ओम से, तो भाई ये करंट यदि यहां पे ऊपर वाले रास्ते है करंट 8/3, तो नीचे वाले रास्ते कितना करंट होगा? 4 माइनस 8/3, यानी कि 4/3। तो ये दोबारा से दोनों जुड़ जाएंगे ना, और दोबारा से जुड़ करके ये करंट कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर का। तो इस 4 ओम से कितना करंट फ्लो होगा? 4 एम्पियर का ही फ्लो होगा। तो इस तरीके से हर रजिस्टर के क्रॉस हम लोगों ने करंट लिख दिया है कि ऊपर वाला 4 ओम 12 एम्पियर, नीचे वाला 4 ओम 12 एम्पियर, ये वाला 3 ओम, ये वाला 3 ओम 8 एम्पियर, उसके आगे ये 2 और 1, ये 2 और 1 8/3, ये 6 ओम 4/3, ये 4 ओम 4 एम्पियर। ठीक है, नहीं आया समझ? आ गया ना?